बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि हमारी जो डीवो बुक एप्लीकेशन है जो कि वर्जन 3 है और लेटेस्ट एप्लीकेशन है हमारी डीवो बुक सीरीज़ में, उसके लिए जो नई एप्लीकेशन है उसमें हमने जैसे पिछली वीडियोस में सब में बताया है कि उसमें ऑफलाइन सिंक और ऑफलाइन ऑर्डर सेंडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी बगैर इंटरनेट के आप लेटेस्ट आइटम पार्टीज की इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं और बुकिंग करने के बाद बगैर इंटरनेट के आप ऑर्डर्स सेंड भी कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो मैं डेमो वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहरहाल इस काम को करने के लिए, ऑफलाइन काम को करने के लिए ऑफलाइन सर्वर की सेटिंग्स की जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको वही ऑफलाइन सर्वर की सेटिंग्स करना सिखाएंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला हमने स्टेप लेना है वो हमारे सर्वर को स्टैटिक आईपी देनी है। तो स्टैटिक आईपी देने के लिए आपको करना ये होगा कि आप कोई भी विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, कोई भी विंडोज आप यूज करते हैं, उस विंडोज में जो टास्क बार में नेटवर्क का आइकॉन आ रहा होता है, चाहे वो लैन का हो चाहे वाईफाई का हो, उस नेटवर्क आइकॉन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेटवर्क ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर करेंगे। ये मैं राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे गया। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ होता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। मैं इसको थोड़ा ड्रैग अप करता हूँ ताकि नजर आए। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर क्लिक करते हैं तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खुल गया। इसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग, और चेंज एडाप्टर सेटिंग में जिस एडाप्टर के ऊपर आप सर्वर कनेक्ट किए हुए हैं केबल पर या वाईफाई पे, उस एडाप्टर को आप राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं। प्रॉपर्टीज लेने के बाद आप उसकी टीसीपी आईपी जाके, और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 10 आईपी खुद दी हुई है, ऐसे आईपी आप खुद देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि डीएसएल राउटर डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जो है वो सबको आईपियां दे रहा होता है। तो ये आईपी अगर वो किसी को दे देगा तो फिर दोनों कंप्यूटर नहीं चलेंगे, ना ये भी नहीं चलेगा वो भी नहीं चलेगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप डीएचसीपी सर्वर में जाते हैं, अपना डीएसएल राउटर में, मैं भी यहाँ पर आपके सामने चला जाता हूँ, पासवर्ड डाला मैंने, उसके बाद मैं डीएसएल राउटर में चला गया। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप जाते हैं जनाब एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स के बाद एडवांस सेटअप में, फिर उसके बाद लेन के अंदर, लेन में आके यहाँ पे आ रहा होता है कि डीएचसीपी की स्टार्टिंग आईपी क्या है। तो यहाँ पे 2 आईपी है। अब जब ये 2 से आईपी देगा तो ये क्या करेगा कि जो 2 आईपी आप सर्वर को खुद से दे रहे हैं वो आईपी ये किसी और कंप्यूटर को भी दे देगा। तो इसलिए ये 2 की जगह आप यहाँ पे 0 लगा के 20 कर देंगे, बाकी सब एज इट इज रहने देंगे और अप्लाई सेव कर देंगे। तो इससे ये होगा कि ये जो 192, 168, 120 से आईपी देगा तो 2 आईपी आपके लिए खाली हो जाएगी। 3 देना चाहे 3, 4 देना चाहे 4, 12 सर्वर को एक अदद स्टैटिक आईपी डिवोटेक सर्वर नाम तो रखना है ताकि क्लाइंट उससे डिवोटेक सर्वर पे कनेक्ट होंगे। लेकिन डीवो बुक ऐप के लिए एक स्टैटिक आईपी सर्वर को ऑब्टेन यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करके देनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें जरूरी थी, ये मैंने समझा दी है। आईपी हो गई है, डीएचसीपी सर्वर हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद अगली क्या चीज है? अगली चीज ये जी, फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए। ये तो पहले दिन से हमारा मामला है कि जब आप हमारा सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो सर्वर पर फायरवॉल ऑफ होगी, क्लाइंट पे फायरवॉल ऑफ होगी। वो 36,000 दफा हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। आप चाहें उसको कहीं से भी, आपको आती भी फायरवॉल ऑफ करना, नहीं आती तो मैं चले आपको दिखा भी देता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पर आया, अपना राइट क्लिक किया मैंने, नेटवर्क पे ओपन इंटरनेट सेटिंग कर दिया। फिर उसके बाद मैं नेटवर्क इन शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर आ गया। नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर यहाँ नीचे आ रहा है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, आपके पास विंडोज फायरवॉल आ रहा होगा, इसको यहाँ पे क्लिक किया। चेंज टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ। आपके पास अगर विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो विंडोज 7 हो, 8 हो, सब में यही आएगा, टर्न विंडोज डिफेंडर विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ। मैं आपको विंडोज 7 भी दिखा देता हूँ। ये मैंने विंडोज 7 लोड की है। ये मैंने नेटवर्क पे राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे मैं गया। उसके बाद ये नीचे विंडोज फायरवॉल, ये चेंज टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ, एंड यहाँ से मैंने दोनों को ऑफ किया हुआ। यही सेम आपने 7 पे भी करना है, 10 पे भी करना है। तो फायरवॉल ऑफ करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपकी विंडोज 32 बिट भी हो सकती है, 64 बिट भी हो सकती है। चाहे विंडोज एक्सपी तो होती 32 बिट है, उसमें 64 बिट इतना चला ही नहीं, छोटी सी अपडेट आई थी, लोग यूज ही नहीं करते उसको। विंडोज एक्सपी 32 बिट है, विंडोज 7, 8, 10 तीनों की तीनों विंडोज 32 बिट में भी है, 64 बिट में भी है। तो जो सर्वर के ऊपर हमने काम कर रहा है इसके भी हमने 2 फोल्डर बनाए, 64 बिट का भी एक अलग सिस्टम है और 32 बिट का अलग सिस्टम है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि आप कौन से विंडोज यूज कर रहे हैं।
तो मैं सबसे पहले विंडोज 10 का आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। माय कंप्यूटर के अंदर आप आ गए। माय कंप्यूटर में दिस पीसी आ रहा होता है, माय कंप्यूटर आ रहा होता है, इसको राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज ली। जब आपने इसकी प्रॉपर्टीज ली तो आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। इन प्रॉपर्टीज में सिस्टम टाइप होता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड मेमोरी, उसके बाद 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो होती है पूरी जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है। ये हो गई विंडोज 10 के ऊपर। विंडोज 7 पे कैसे करेंगे जी, या विंडोज 8 पे कैसे करेंगे, सेम ही तरीका है। इसके ऊपर भी आप माय कंप्यूटर में आ गए, माय कंप्यूटर में कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज ली। प्रॉपर्टीज लेने के बाद यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। बिट्स चेक करने के बाद सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर या ऑटो के अंदर, ऑटो सेल्स के अंदर डाउनलोड्स का ऑप्शन है। इस डाउनलोड्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा सर्वर पैक 32 बिट एंड सर्वर पैक 64 बिट। तो जो भी आपके विंडोज की बिट्स हैं उसके हिसाब से आप सर्वर पैक डाउनलोड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 64 बिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे विंडोज खुल गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी छोटी कर लेते हैं इसको। तो ये इस तरीके से आपके सामने ये लिंक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इस लिंक में डाउनलोड का बटन आ रहा होगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ये ऊपर डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड आप सबने इससे पहले भी की हुई है। जब ये डाउनलोड कंप्लीट होगी फाइल आपके पास पहुंच जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं जो है इस डाउनलोड को कैंसिल कर देता हूँ, या ये पॉज कर दिया मैंने और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया तो ये डाउनलोड बंद हो गई। अच्छा, मैंने आपके लिए पहले से डाउनलोड किया हुआ है। कहाँ डाउनलोड किया हुआ है, मैंने इसको मिनिमाइज किया, ये भी मिनिमाइज किया, ये मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर ली। ये इस तरह की फाइल आपको जिप मिल जाएगी। इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे तो इसका यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बन गया है। अगर इसके लिए कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्रेशन का की फीचर्स देता हुआ होना चाहिए, जैसे विन आर या विनजिप वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि हमारा जो हम विन आर की कॉपी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। बहरहाल एक दफ़ा जब आपको ये फोल्डर मिल गया, आपने इसको खोला, तो इस फोल्डर के अंदर जो पहला काम आपने करना है वो जैम की इंस्टॉलेशन करनी है। ये जैम विंडोज 64 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास जैम विंडोज 32 भी आएगा। जो भी आप डाउनलोड करते हो हिसाब से जो जैम पर डे, इसको याद रखिएगा, जो जैम का इंस्टॉलर है ये आपने इंस्टॉल करना है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अच्छा, आप मेरे पास विंडोज की सेटिंग इस तरह की हुई हुई है कि हम कोई भी सवाल जवाब जो विंडोज हमसे करती है हम उसको डिसेबल कर देते हैं जैसे विंडोज हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है आपके पास यस नो इस तरह की चीज़ें आए तो आप यस अलाउ कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैसेज आ रहा है, इसको ओके कर दें, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आ गया, आपके पास नहीं भी आया मैसेज तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये विंडो आ गई, इसमें आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हमें दरकार है वो सर्वर में अपाचे चाहिए और माइस्क्यूएल चाहिए, और यहाँ पर आपको ये फाइलज़िला नहीं चाहिए, मर्क्यूरी नहीं चाहिए, टॉमकैट नहीं चाहिए, ये पर्ल नहीं चाहिए। उसके बाद ये वेबलाइजर और फैक्ट्स एंड ईमेल ये नहीं चाहिए। आपको जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ अपाचे, माइस्क्यूएल, पीएचपी और पीएचपी माई एडमिन चाहिए। तो बाकी चीज़ें मैंने डिसलेक्ट कर दी और जो मुझे चाहिए वो सिलेक्टेड रहने थी और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद इसने पूछा कहाँ इंस्टॉल करना है, डिफ़ॉल्ट में सी जैम्प ही आएगा जी। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये लर्न मोर अबाउट बिटनामी आ रहा हो, इसको अनचेक कर दीजिएगा वरना यहाँ पर एक वेब पेज खोल देगा इसका, उसको बंद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट कर दिया और इसने जैम की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली। ये बीच में कोई मैसेज नहीं देगा, ये इंस्टॉलेशन करेगा जो थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है। तो ये है कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसके बाद जो अगली स्क्रीन आपको नज़र आएगी इंस्टॉलेशन के बाद वो आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अगली स्क्रीन जो आपको नज़र आएगी वो ये स्क्रीन है और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना और फिनिश कर देना है। जब आप इसको फिनिश कर लेंगे तो ये पूछेगा कि जी किस लैंग्वेज में इसको ओपन करें जैम को, क्यों, बिकॉज हमने जैम को ओपन करने का जो है वो कहा था। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। ये अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैम का कंट्रोल पैनल ओपन करेगा जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला काम मैंने करना है वो करना है मैंने कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के आने के बाद जो मैंने करना है वो करना है जी ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर अपाचे और माइस्क्यूएल इन दोनों को चेक लगाना है, और स्टार्ट कंट्रोल पैनल मिनिमाइज को भी मैंने चेक लगाना है। और चेक लगाने के बाद इसको मैंने कर देना है सेव। एक चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पर इस वक्त में जो है वो रीस्टार्ट से बचने के लिए खुद यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगा।
तो यहाँ पर अपाचे और MySQL ये दोनों सर्वर्स चल गए, आपने कॉन्फ़िग कर दिया जैसे मैंने बताया है। तो ये अगली दफ़ा जब विंडोज़ स्टार्ट होगी इस कंप्यूटर की, ये वैसे भी ऑटोमेटिकली चल जाने हैं। ये हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा कि हर दफ़ा ये XAMPP ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको इसको शेल में डालना पड़ेगा। तो शेल में डालने का तरीका क्या है, कीबोर्ड के ऊपर विंडोज़ का बटन होता है, जिस पे विंडोज़ का आइकन बना हुआ होता है, वो विंडोज़ का बटन आपने क्लिक करना है और दबा के रखना है और उसके साथ आर दबाना है, विंडोज आर। जब ये दबाएंगे तो ये रन आ जाएगा। विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे से तीसरा चौथा ऑप्शन रन का होता है, उधर से आ सकता है। विंडोज 7 के अंदर जो है उसके अंदर बहरहाल मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, जो विंडोज का ये सर्च बार होता है इसमें भी अगर आप लिखेंगे रन तो ये रन आ जाएगा। और यहाँ से भी आप चला सकते हैं। मुझे इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, वल्लाह आलम यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत आसान तरीका है कि कीबोर्ड के ऊपर जो विंडोज का बटन होता है, राइट हैंड पे कंट्रोल और अल्टर के दरमियान में उसको दबा के रखें और आर को दबाएंगे तो ये रन की कमांड आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने लिखना है शेल स्टार्टअप। मैं इसको बड़ा बड़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या लिखना है। SHELL शेल कॉलन, जो टाइम के बीच में ऊपर नीचे वाले दो नुक्ते होते हैं कॉलन कहलाते हैं। इसके बाद स्टार्टअप, START स्टार्टअप, शेल स्टार्टअप, ये लिखना है आपने किसमें, रन में। तो ये रन में आ रहा है, इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे एक फोल्डर खुल जाएगा और इस फोल्डर के अंदर जो है ना वो काफी चीजें जो भी पहले से आ रही है उनको छोड़ दें। तो इस फोल्डर के अंदर आपने XAMPP का शॉर्टकट यहाँ पर लाके पेस्ट करना है। अब आपके पास विंडोज XP हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। मेरा स्टार्ट बटन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसमें ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन सब में आ रहा होता है। तो आप ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे तो यहाँ पे XAMPP का फोल्डर ऑलरेडी आ रहा होगा और XAMPP के फोल्डर के अंदर आएंगे तो ये XAMPP कंट्रोल पैनल, XAMPP कंट्रोल पैनल आ रहा है। इस XAMPP कंट्रोल पैनल को आप राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू करेंगे, डेस्कटॉप करेंगे। जब आप ये करेंगे तो ये शॉर्टकट बन जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो मेरे पास भी बन गया है ये डेस्कटॉप का जो शॉर्टकट है, ये देखें ये बन गया है। इस शॉर्टकट को उठा के लाके आपने इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है बस। जब आप ये कर देंगे तो उससे ये होगा कि जब भी विंडोज स्टार्ट होगी, जब भी विंडोज स्टार्ट होगी XAMPP ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और XAMPP चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि XAMPP नहीं चलेगा तो ऑफलाइन सर्वर काम ही नहीं करेगा। ये बुनियादी चीजें जो ऑफलाइन सर्वर को काम करा सकती है। उसके बाद अगली चीज क्या करनी है जी, अगली चीज आपने ये करनी है कि ये जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था, इस फोल्डर के अंदर ये डीवो मैनेजर का एक फोल्डर है। इस फोल्डर को यहाँ से आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया मैंने, बल्कि यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। आप कंट्रोल C से कॉपी करें, राइट क्लिक से कॉपी करें, आपकी मर्जी। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर आकर C में XAMPP का फोल्डर बनाएं, XAMPP XAMPP। इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पर htdocs, इस htdocs के अंदर आप पेस्ट कर देंगे ये डीवो मैनेजर का फोल्डर। तो ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर आपके पास आ गया। तो ये हो गया। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि हम यहाँ पर PHP कंट्रोल पैनल, अगर ये आपसे बंद भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो जो टाइम के साथ सारे आइकन्स होते हैं उसमें हुआ हुआ नजर भी आ रहा होता है, बाजू को छुपा हुआ भी होता है। यहाँ से चला सकते हैं इसको, ये आ गया। नहीं तो आप यहाँ से आके प्रोग्राम में आके, स्टार्ट में आके, प्रोग्राम में आके, XAMPP में आके और ये कंट्रोल पैनल ऐसे क्लिक करेंगे तब भी ये यहाँ से चल जाएगा। ये देखें अभी भी यहाँ पे मिनिमाइज हुआ हुआ है, ये टाइम के बराबर में होता है। तो यहाँ से आप इसको चला सकते हैं। बहरहाल ये मैंने चला लिया। तो उसके बाद अगली चीज करनी है आपने, MySQL के सामने एडमिन का एक बटन है, ठीक है जी। इस एडमिन के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये एक विंडो आपके पास खुल जाएगी PHP माई एडमिन की। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सा काम आपसे करवाएंगे वो कर लीजिएगा। ये टेस्ट डेटाबेस ऑलरेडी आ रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट करेंगे यह पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद हमारा जो डेस्कटॉप पे, ये ऑलरेडी उसने फोल्डर खोल दिया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने डेस्कटॉप पे जो फोल्डर अभी कॉपी किया या आपने कहीं पर भी कॉपी किया हुआ हो, उस फोल्डर में आ जाएंगे। ये रहा वो फोल्डर, इसके अंदर ये डीवो मैनेजर डॉट एसक्यूएल फाइल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे और नीचे आके ये गो का ऑप्शन है, अभी नजर नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने छोटा किया, ऊपर लेके आए, नीचे आएंगे तो ये गो का ऑप्शन है। इसी पेज पे जिस पे हमने फाइल सिलेक्ट की है इस पे नीचे गो का ऑप्शन है, इसको गो को क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस हमारी बन जाएगी। ये हो गया जी। तो यहाँ पर आपने सर्वर जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है, डेटाबेस भी बना लिए। अब इसके बाद जो काम
अच्छा जी, अब जो अगला काम हमारा है वो ये है कि हमने ऑफलाइन सर्वर जो अभी अभी हमने क्रिएट किया इस पर डेटा अपलोड करना है। वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा, ये मैं सॉफ्टवेयर में आ गया, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर में आके मैं ऑटो में आऊँगा, ऑटो सेल्स में आऊँगा, ऑटो सेल्स के बाद मैं अपलोड्स में आऊँगा और अपलोड डेटा टू लोकल सर्वर, ये मैं क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली ये डेटा जनरेट करेगा और उसके बाद मुझे ये डेटा जनरेट करने के बाद लोकल सर्वर में पेज लोड कर देगा जिसके अंदर मैं अपना डेटा डालूंगा। तो ये प्रोसेस कर ले, और ये इसने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसने कहा जी फाइल बन गई हो, जी बिल्कुल फाइल बन गई। मैंने ओके किया, ओके करके इसने यहाँ पर ये पेज ओपन कर दिया। अब फॉर सम रीज़न ये पेज जो है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अपने दूसरे ब्राउज़र में जो है वो खोल लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये कंट्रोल वी किया। अच्छा, वहाँ से उठ के ही नहीं आया है तो मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ बाहर। इसका एड्रेस है बहुत सिंपल, अगर वो ओपन करे तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट और स्लैश डिवो मैनेजर, बस LOCALHOST लोकल होस्ट स्लैश डिवो मैनेजर। ये मैंने एंटर किया, ये पेज खुल गया। यहाँ पर आप अपना वो यूजर नेम जो आपका होता है वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालें, नहीं डालें, गलत डाल दें। नहीं डालने पे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन गलत डाल दें तब भी कोई मसला नहीं, बिकॉज ये आपका ऑफलाइन सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर नहीं। ऑनलाइन सर्वर में पासवर्ड डालना, सही पासवर्ड डालना जरूरी है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो आप कोई भी पासवर्ड डालेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यूजर आईडी सही डालनी चाहिए, गलत डालेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने लॉगिन किया, ये वही पेज आ गया जिससे आप फाइल अपलोड करते हैं। यहाँ से आप चूज फाइल करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है जी, ये पड़ी हुई है, ये मैंने सेलेक्ट करी और अपलोड कर दी। फाइल अपलोड हो गई। फाइल अपलोड होने के बाद डेटा जो है वो लोकल सर्वर पर जा चुका है। अब इसके बाद अगला काम क्या? अगला काम ये है जी, हम एप्लीकेशन लेंगे, अपनी एप्लीकेशन को जो है वो यूज करेंगे और एप्लीकेशन के अंदर डेटा ऑफलाइन सिंक से हम डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में ये आईपी जो हमने अभी इसी वीडियो के शुरू में आपको सेट करना सिखाई है, जो भी आईपी आप अपने सर्वर की सेट करते हैं वो आईपी यहाँ पे आप डाल देंगे और सेव करा देंगे। एक दफा आईपी सेव हो गई तो आप ऑफलाइन सिंक कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन क्लिक किया, ये ऑफलाइन सिंक हो गया। ऑफलाइन सिंक हो, हाँ जी, उसके बाद मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन किया और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो है मैं बुकिंग करूंगा। तो बुकिंग करने का पूरा तरीका हमने बुकर वाली वीडियो में भी दिखाया, डेमो में भी दिखाया। डेमो और बुकर वाली दोनों वीडियो का जो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल मैं एक आइटम की सिर्फ बुकिंग कर लेता हूँ इस वीडियो को इस स्थान तक ले जाने के लिए। ये मैंने बुकिंग की, ऑल बुकिंग पे गया। तो अभी तक हम सिर्फ क्लाउड पर सेव कर रहे थे, अब हम लोकल पर भी सेव करेंगे। ये मैंने सेव पे लोकल किया और इसने मुझे मैसेज दिया। तो जैसे ही इस पेज पर आया तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर जनरेट फाइल में जो हमने हमारा भेजा हुआ ऑर्डर ये आ चुका है। इसको मैंने जनरेट किया, नीचे ये डाउनलोड में आ गया। मैं अपना इस विंडो को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। मैंने डाउनलोड किया और फिर ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। बाकी सारा प्रोसेस आप जानते हैं, आप पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। ये डाउनलोड हुई है और इसके बाद फिर इसको जो है वो आप ऑटो सेल्स की वीडियो के थ्रू देखते हुए आप इसको प्रोवाइड कर देंगे अपना अल्लाह भला करे सॉफ्टवेयर को, और वो ऑटो इन्वेस्टिंग हो जाएगी। मैं एक बात इंतहाई अहम जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वीडियो देखना और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना सिर्फ और सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए ज़रूरी है जो ऑफलाइन सर्वर की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अदरवाइज ना ये वीडियो देखने के लिए आपको लिए ज़रूरत है और ना ही इसकी किसी किस्म की कोई सेटिंग्स करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए कारआमद है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। डिवोटेक पे क्या हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दीजिए, सी फर्स्ट कर दीजिए ताकि हमारी तमाम पोस्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा माजिद अली पी के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए ताकि ट्विटर पे भी हमारी तमाम की तमाम ट्वीट्स आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर इस वीडियो के बाद आप इस नतीजे पहुंचे कि माजिद भाई से आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लेना चाहिए डिवोटेक से, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप अभी मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर कॉल करके अपनी सॉफ्टवेयर की कॉपी बुक करा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट और आप चाहते हैं कि आप भी डिवो बुक की फैसिलिटी से और डिवो बुक की ऐप से फ़ायदा उठाएं, तो भी आप मुझे फ़ोन करके अपनी कॉपी बुक करा सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।